दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए भारतीय संविधान की विशेषताएं। इससे पहले हम लोगों ने भारतीय संविधान की जो सभा बनी थी संविधान का निर्माण करने के लिए, उसके ऊपर चर्चा की थी। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है भारतीय संविधान की विशेषताएं कि कौन कौन सी ऐसी इसकी खूबियां हैं जो भारत के संविधान को अन्य संविधानों से अलग बनाती है। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी खास चीजें हैं जो हम ओवरऑल हमें एक ओवरव्यू देता है कि भारत के संविधान में ये चीजें हैं, उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो इसमें हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, उन पॉइंट्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, एक एक चीज को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। सबसे पहली विशेषता देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है सबसे लंबा लिखित संविधान। संविधान दो प्रकार के हो सकते हैं, एक हो सकता है लिखित संविधान, एक हो सकता है अलिखित संविधान या फिर मौखिक संविधान। देखो आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा बुक्स में कि जो यूएसए है, ठीक है, और एक क्या है ब्रिटेन। यूएसए का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, लिखा हुआ है, ठीक है। कैसा है ये लिखित संविधान, जबकि ये है, ये कैसा है ब्रिटेन का मौखिक, ठीक है। तो ऐसे ही जो हमारा संविधान है, भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है और सबसे लंबा संविधान है, सबसे बड़ा विस्तृत संविधान है, ठीक है। उसके विस्तृत होने के बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि भारत का जो भूभाग है, भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो बहुत ही ज्यादा व्यापक है। आप कश्मीर से शुरू हो जाओ और कन्याकुमारी तक आप जाओगे तो आपको बहुत सारे धर्म, बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारी जातियां, बहुत सारी परंपराएं, बहुत सारी वेशभूषाएं आपको नजर आएंगी, ठीक है। तो इसी प्रकार अलग अलग चीजों को समन्वित करने के लिए, अलग अलग चीजों को एक देश में जोड़ने के लिए इस संविधान को विस्तृत बनाया गया। इसमें बहुत सारी चीजों को इसमें समाहित किया गया है। तो भारत का संविधान सबसे लंबा संविधान है और लिखित संविधान है। ये दो चीज आप क्लियर हुई। देखो जब 1949 में संविधान बनकर के तैयार हुआ था तो उस समय भारत का जो संविधान था उस संविधान में 395 अनुच्छेद थे, आर्टिकल, ठीक है। इसके टोटल 22 भाग थे उस समय। तो ये विश्व के अन्य किसी भी देश में ऐसी विशेषता देखने को नहीं मिलती, ठीक है। 395 अनुच्छेद होना और 22 भाग होना, एक प्रस्तावना भी इसके अंदर थी, एक इसके अंदर प्रस्तावना भी थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें भारत के संविधान के अंदर थी। इतनी बात आपको क्लियर हुई, ठीक है। तो ये हुई पहली विशेषता। उसके बाद में देखिए दूसरा पॉइंट क्या है। एक पॉइंट आपको समझ आया, सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कठोर व लचीला संविधान, ठीक है। कठोर व लचीला संविधान, कठोर व लचीला संविधान, इसको आप ऐसे समझिए कि मान के चलो कोई संस्था है या कोई स्कूल है, वहां के रूल रेगुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे ये तो बहुत कठोर है, इसके तो जो रूल रेगुलेशन हैं, इसके जो नियम कायदे कानून बहुत कठोर है। एक स्कूल है मान के चलो और उसमें कोई नियम कानून नहीं है, कोई भी बच्चा किसी भी टाइम पे स्कूल में आ रहा है, किसी भी टाइम पे स्कूल से जा रहा है, ना वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में आ रहा है, ना उसके पास ड्रेस है, ना प्रॉपर तरीके से बैग है, ना प्रॉपर तरीके से बुक्स हैं। तो उसका जो है मतलब जो उसकी नियम कानून है वो लचीले हैं, ये बात समझ। इसी प्रकार से जो कठोर व लचीला संविधान है, इसका मतलब हम किससे देखेंगे, इसका मतलब हम देखते हैं संविधान में संशोधन करने से, ठीक है। अगर संशोधन आसानी से हो जाते हैं, संशोधन आसान है और एक संशोधन क्या है, मुश्किल है, ठीक है। अगर संशोधन, अगर संविधान में बदलाव करना आसान है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल संविधान में लिखा हुआ है कि भी भारत की नागरिकता लेने के लिए क्या क्या होना चाहिए, नागरिकता के संबंध में, और हमें उसमें कुछ बदलाव करना है, और हमने सरकार ने या जो भी हो, जो पदाधिकारी हैं संविधान में बदलाव करने के लिए, मुख्यतः संसद ही होती है इसके लिए जिम्मेदार। तो संसद को लगा कि इसमें बदलाव करना चाहिए, संसद के मन में आया बदलाव कर दिया, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा उसको, आसानी से बदलाव अगर हो रहे हैं, अगर आसानी से बदलाव हो रहे हैं तो वो कैसा होगा, अगर आसानी से बदलाव हो तो उसको हम कहेंगे लचीला। लचीला मतलब कोई हमें दिक्कत नहीं हो रही, आराम से हो रहे हैं बदलाव, उसमें संशोधन आराम से कर सकते हैं। लेकिन बहुत मुश्किल हो रही है,
तो हम कहेंगे भाई मुश्किल काम है, मुश्किल के लिए कठोर है, इसका मतलब वो होगा कठोर संविधान। अब ये तो मैंने बहुत बेसिक सी बातें बताई, ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने जस्ट एक बेस बनाया, एक आधार बनाया है। अभी आपको इसको समझाना है मुझे किस तरीके से होता है। देखो, संशोधन के दो तरीके होते हैं। संशोधन के तरीके जो हैं मैं बताता हूं। भारत के संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 368, जो 368 नंबर का जो अनुच्छेद है, उसमें भारत के संविधान में संशोधन करने के तरीके लिखे हुए हैं। उसमें कह रहा है कि विशेष बहुमत से, उसमें क्या कह रहा है, विशेष बहुमत से। अब आप कहोगे कि साधारण बहुमत विशेष बहुमत क्या है? साधारण बहुमत का मतलब सिंपल सा तरीका है, मान के चलो एक क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं, एक क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं और 50 बच्चे हैं, साधारण बहुमत हमें देखना है। मैं साधारण बहुमत वाली प्रक्रिया को समझा रहा हूँ। और सपोज करो हमें चाहे उस स्कूल के बच्चों को हमें किसी टूर पे लेके जाना है, तो उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमें टूर पे जाना चाहिए, कुछ बच्चे ऐसे जो टूर पे वो बोल रहे हैं हमें टूर पे नहीं जाना, ठीक है, हमें टूर पे नहीं जाना। हम क्या करते हैं, साधारण बहुमत देखते हैं। हम क्लास में बोलते हैं कि भाई हाथ खड़े करो जो जो टूर पे जाना चाहता है। अब 50 बच्चों में से 30 बच्चों ने हाथ खड़े कर लिए, ठीक है, 20 बच्चों ने हाथ खड़े नहीं किए। अब हमने कहा वो बच्चे हाथ खड़े करो जो टूर पे नहीं जाना चाहता है। 20 बच्चों ने हाथ खड़े कर लिए, क्योंकि वो 20 बच्चे टूर पर नहीं जाना चाहते, 30 बच्चे टूर पर जाना चाहते हैं। तो संख्या ज्यादा किसकी हुई, 30 बच्चों की, ठीक है। तो ये साधारण प्रक्रिया है, हम सिंपल तरीके से कोई भी अगर हमें कोई डिसीजन लेना है तो ये साधारण प्रक्रिया है। तो ये तो हो गया साधारण बहुमत। अब मैं बात करता हूँ विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है। देखो, संसद का कोई सदन है, ठीक है, संसद का कोई सदन है। अब संसद के सदन के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको एक स्कूल वाला एग्जांपल समझाता हूँ। विशेष बहुमत का मतलब ये होगा बेटा, मान के चलो क्लास के अंदर टोटल क्लास के अंदर 81 बच्चे हैं। कितने, 81, देयर आर 81 स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। 81 बच्चों की एक कक्षा है, ठीक है। अब 81 में से भी हमने ये कहा कि जो बच्चे प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो बच्चे प्रेजेंट हैं उसमें से मैंने कहा कि बच्चे टोटल 75% हैं। तो कुल बच्चे कितने, 81, उसमें से उपस्थित कितने हैं उस दिन, ठीक है, ये है प्रेजेंट, ये टोटल, ठीक है। बात समझ में, इसको मैं नीचे मिटा देता हूँ, ये समझने वाला पार्ट है ना, ठीक है। यहाँ ये हम इसको एक्सप्लेन जब करेंगे उसको समझेंगे इस वाले से में। तो टोटल बच्चे कितने, 81। उस दिन बच्चे आए कितने हैं, टोटल में से 75 बच्चे उस दिन कक्षा में आए हैं। अब ये मैं विशेष बहुमत समझा रहा हूँ। विशेष बहुमत क्या होता है, हम कहते हैं कि जो टोटल बच्चे आए हैं, जो उस दिन कक्षा में आए हैं, उपस्थित हैं जितने, और जिन्होंने वोट डाली मतलब हाथ खड़े किए हैं, उसका 2/3 बहुमत होना चाहिए। मान चलो हमें कोई कानून बनाना है, ठीक है, हमें कोई नया नियम लगाना है क्लास के अंदर, फॉर एग्जाम्पल हमें कोई डिसीजन लेना है, हमें कहीं बाहर जाना है, तो उसके हम क्या करेंगे, हम 2/3 बहुमत किसका, उपस्थित का, उपस्थित बच्चे कितने हैं, 75, उसका 2/3 बहुमत, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको, ये 25 ये होगी 50, मतलब 50 बच्चे उसमें राजी होने चाहिए जाने के लिए, ठीक है। जो 50 बच्चे हैं, 50 जो बच्चे हैं, 2/3, 50 बच्चे राजी हैं जाने के लिए, तो हम कहेंगे चलो हम टूर पे इसको लेके चलते हैं। एक बात तो ये हुई विशेष बहुमत की। ये मैंने बताया आपको कि संविधान में संशोधन करना है। संशोधन करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 तरीके हैं। क्या, विशेष बहुमत जिसमें हम जो उपस्थित मतदान करने वाले जो सदस्य हैं संसद के, उनका 2/3 बहुमत, अगर इतने बंदे राजी हैं तो हम कहेंगे बहुमत मतलब हो जाएगा। कुछ प्रावधान, कुछ मामले ऐसे होते हैं जो बड़े गंभीर मामले होते हैं, उन गंभीर मामलों में हम केवल संसद का ही मतलब केवल संसद की ही हम वोटिंग नहीं करवाते, उसमें 2/3 बहुमत तो लिया ही लिया, साथ में हम आधे से ज्यादा राज्य, आधे से ज्यादा राज्य, आधे से ज्यादा राज्यों का अनुमोदन। एक मामला बड़ा गंभीर किस्म का मामला है, उस मामले को
हम चाह रहे हैं कि इस मामले के लिए संविधान में बदलाव हो, संविधान में संशोधन हो। तो क्या करेंगे, विशेष बहुमत वाली प्रक्रिया। विशेष बहुमत मान चलो 81 मेंबर टोटल हैं, उसमें से 75 मेंबर उस दिन संसद में उपस्थित हैं, उसका 2/3 बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब कि 2/3 बहुमत, विशेष बहुमत मतलब 2/3 बहुमत किसका, जो उस दिन उपस्थित हैं, जो उस दिन प्रेजेंट हैं, जो मतदान करें, जो वोटिंग कर रहे हैं, डाल रहे हैं। तो 2/3 बहुमत 50 हो गए, प्लस एक तो तरीका ये हो गया सिंपल कि भाई 2/3 बहुमत जो विशेष बहुमत ये हो गया। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है, कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें केवल 2/3 बहुमत से बात नहीं बनती, हमें राज्यों से भी हमें सिफारिश मांगनी पड़ती है। टोटल राज्य कितने हैं देश में, 28। मैंने कहा आधे से ज्यादा राज्य, टोटल राज्य 28 है ना, टोटल राज्य 28, इसके आधे कितने हो गए, 14। तो आधे से भी ज्यादा, 14 से 15 हो या 16 हो, कितने भी हो, 14 नहीं, 14 से भी ज्यादा, यानी कि आधे से ज्यादा राज्य अगर कहें कि हाँ हम राजी हैं, इस संविधान में ये वाला बदलाव होना चाहिए, तो ये आर्टिकल 368 में 2 बातें लिखी हुई हैं। ये बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। आपको विशेष बहुमत भी हासिल करना है, आधे से ज्यादा राज्यों की परमिशन भी आपको लेनी, तो ये मुश्किल काम है। तो ये क्या हुआ, इस मामले में संविधान, लेकिन बदलाव तो हो रहा है ना, तो इस मामले में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो कठोर है। और नॉर्मली हमें कोई किसी मामले पर करना तो हम साधारण बहुमत से, सिंपल तरीके से वोटिंग करवा कर भी हम उसमें संसद अगर चाहे तो संविधान के अंदर बदलाव कर सकता है। तो आपने देखा कि कठोर भी है, कठोर मतलब कि कितना मुश्किल है, आधे से ज्यादा राज्यों की हमें परमिशन भी चाहिए, विशेष बहुमत भी चाहिए, आर्टिकल 368 का भी प्रयोग कर रहे हैं, और लचीला भी है। कुछ मामले ऐसे भी जिसमें संविधान में अगर हमें बदलाव करना है तो इस सब की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीके से साधारण बहुमत से आप उसमें बदलाव कर सकते हैं। ये बात समझ में आई आपको, ये बात क्लियर हुई। उसके बाद अगला देखिए, अगला क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अगली बात क्या लिखी हुई है, ये पूरा पॉइंट देखो आप, ये देखिए असली बात लिखी हुई, मैंने 2 पॉइंट क्लियर किए आपके लिए, ठीक है। मैंने 2 पॉइंट यहाँ पे आपके सामने क्लियर किए हैं। पहला सबसे लंबा और लिखित संविधान है, दूसरा कठोर और लचीला संविधान है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सरकार का संसदीय रूप, सरकार का संसदीय रूप, ठीक है। देखो दो प्रकार की सरकारें बनती हैं, एक होती है अध्यक्ष वाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, एक होती है संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मतलब जो अध्यक्ष होता है वही सब कुछ होता है, जो राष्ट्रपति होता है एक आदमी ही सर्वे सर्वा होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रधान, उसकी हम अमेरिका की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें, उसके राष्ट्रपति का नाम सभी को याद होता है। पहले ट्रंप थे, उनका नाम सबको याद था। ओबामा बने, बराक ओबामा थे उससे पहले, उनका नाम सबको याद है। वर्तमान में जो बाइडेन है, उनका नाम सबको याद है। वहां का प्रधानमंत्री कौन है, वहां की सरकार, उससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब अध्यक्ष सर्वे सर्वा है वहां अमेरिका के अंदर। ये किसके अंदर है, ये यूएसए के अंदर है बेटा, अध्यक्ष ही सब कुछ है, अध्यक्ष वहां सर्वे सर्वा है। दूसरी बात संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली बेसिकली कहां है, इंग्लैंड के अंदर थी ये, और इंग्लैंड ने हमारे ऊपर बहुत लंबे समय तक शासन किया है। तो हमने बहुत सारी जो संविधान के अंदर चीजें हैं वो कहां से ली हैं, ग्रेट ब्रिटेन से, इंग्लैंड से। तो हमारे यहाँ भी प्रणाली कैसी है, सरकार कैसी है, संसदीय शासन प्रणाली है। आप पढ़ोगे आगे, एक अनुच्छेद होता है, अनुच्छेद 79, उसमें संसद का जिक्र किया हुआ है, ठीक है। संसद के 2 सदन होते हैं, एक होती है राज्यसभा, एक होती है लोकसभा, ठीक है। ये राज्यसभा परमानेंट हाउस है, हमेशा चलता रहता है। लोकसभा हर 5 साल में विघटित हो जाती है, हर 5 साल में भंग हो जाती है, उसके बाद फिर दोबारा इसमें चुनाव होते हैं, हर 5 साल में चुनाव होते हैं। और जो लोकसभा का जो बहुमत दल का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो जो कानून सारे बनते हैं वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर के अर्थात संसद। संसद के 3 अंग हैं, एक तीसरा अंग संसद का है राष्ट्रपति, ठीक है।
तीसरा अंग कौन सा है संसद का? राष्ट्रपति। तो ये सारे जो कानून जो बनता है, कानून जितने बनेंगे वो सारे संसद बनाएंगे, ठीक है। संसद को विधायिका या व्यवस्थापिका भी कहते हैं हम लोग। बात समझ में आई इतनी? तो ये संसदीय, हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जो हमारा जो संविधान है उसमें लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था है। जो शासन हमारे ऊपर करेगा, जो हमारी सरकार बनेगी वो संसद के हिसाब से बनेगी, क्योंकि संसद का ही तो अंग है लोकसभा। लोकसभा के चुनाव होते हैं, मोदी जी ने लोकसभा में अपनी सीट जीती थी, अपनी उसमें लोकसभा के बहुमत दल के वो नेता चुने गए थे, इस वजह से वो प्रधानमंत्री को चुना गया, ठीक है। और ये संसदीय व्यवस्था ना केवल संघ में, मतलब केंद्र में नहीं है, राज्यों के अंदर भी यही है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां केंद्र में हम प्रधानमंत्री होता है, राज्य में मुख्यमंत्री हो जाएगा। सेम संसदीय व्यवस्था है, सब कुछ सारा। इतनी बात समझ में कि हमारे यहाँ जो सरकार का स्वरूप है वो कैसा है? संसदीय स्वरूप है। संसद से सरकार बन रही है, ठीक है। जो सरकार है वो संसद का ही एक अंग है, यूं कहेंगे संसद कहीं ना कहीं संसद का ही एक हिस्सा है, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको? अगला पॉइंट देखिए, अगर ये बात आपको समझ में आ गई हो तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका, मैं बता देता हूँ उसको। अगला पॉइंट समझने वाला है, ये कोई भी चीज रटने वाली नहीं, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, एक एक पॉइंट समझने वाली चीजें सारी। अगला पॉइंट कह रहा है संसदीय संप्रभुता। संसदीय संप्रभुता की जो संसद है वो स्वतंत्र है। संसद के ऊपर किसी का दबाव नहीं है कि आपको ये कानून बनाना है, कुछ भी काम करना है, ठीक है। न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायिक सर्वोच्चता, जो न्यायपालिका है, जो कोर्ट है, वो अपने आप में अलग है। इसमें क्या कह रहा है कि संसदीय संप्रभुता की संसद कानून बनाती है, और न्यायिक सर्वोच्चता, जो न्यायपालिका है वो न्याय करती है। दोनों ये भी संप्रभु है, अपने आप में आजाद है। न्यायपालिका जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये भी अपने आप में आजाद है, इनके ऊपर संसद का कोई पाबंदी नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। लेकिन इन दोनों का समन्वय है, दोनों ही सर्वोच्च हैं, दोनों ही ऊंचे हैं अपने आप में, और दोनों का समन्वय है, दोनों ही मिलजुल कर काम कर सकते हैं। कैसे काम करेंगे वो समझाता हूँ। संसदीय संप्रभुता का मतलब संसद के पास ताकत है, संसद के पास में वो शक्ति है कि संसद अगर चाहे तो संविधान में बदलाव कर सकती है, ठीक है। संविधान में कोई नया कानून बना सकती है। बात समझ आई? इतनी बात क्लियर हुई? संसद के पास ये पावर है कि वो संविधान में संशोधन करके कुछ नया कानून बना सकती है, ये तो संसद की पावर है। अब न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायिक सर्वोच्चता, लेकिन जो न्यायपालिका है, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, जो और भी जो जितने भी कोर्ट हैं, लोअर कोर्ट, उनके पास ये पावर है, अगर कोर्ट को ये लगता है कि जो संविधान में संशोधन किया है किसने? संसद ने, और वो गलत है, तो वो उसको असंवैधानिक ठहरा सकती है, उसको गलत ठहरा सकती है। वो संसद को ये कह सकती है कि आपने जो कानून बनाया है वो गलत है, इसको रद्द किया जाए, तो वो संसद उसको रद्द करना पड़ेगा, उसको जो कानून बनाया है सरकार ने। ये बात समझ आई? तो कहीं ना कहीं संसदीय संप्रभुता, संसद के पास ये ताकत है कि वो संविधान में बदलाव कर सकती है, और न्यायपालिका के पास में वो ताकत है कि वो अगर उसको लगता है कि जो ये कानून बना है, जो ये संविधान में बदलाव हुआ है वो गलत है, वो ठीक नहीं है, तो वो उसको असंवैधानिक अर्थात उसको गलत ठहरा सकता है। बस समझ? हालांकि बहुत सारी जगह पे संविधान में ये उल्लेख है स्पष्ट शब्दों में कि भाई संसद अलग काम करेगी और जो न्यायपालिका है वो अलग काम करेगी। मतलब कि कोर्ट संसद के ऊपर दबाव नहीं डालेगी, संसद कोर्ट के ऊपर दबाव नहीं डालेगी, दोनों स्वतंत्र होंगे, अलग अलग काम करेंगे। लेकिन अगर काम गलत कर रहा है, अगर काम गलत हो रहा है कहीं ना कहीं, तो ये एक दूसरे के ऊपर बाउंडेशन कर सकते हैं, ठीक है। दोनों सर्वोच्च हैं, दोनों ही उच्च हैं, लेकिन उन दोनों में समन्वय, कोऑर्डिनेशन भी स्थापित होना चाहिए। ये बात समझ भाई? अगली बात देखिए, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। मैंने अभी अभी इसी बात का जिक्र किया। न्यायपालिका जो है एकीकृत है, न्यायपालिका जो है एकीकृत है और स्वतंत्र है। इस न्यायपालिका के ऊपर संसद का या किसी मंत्री का या सरकार का कोई दबाव नहीं होगा कि वो किसी कानून को लागू करवाने में या किसी कानून को
रद्द करवाने में उसके ऊपर कोर्ट के ऊपर दबाव डाले। ठीक है, इसमें जो कोर्ट होगा, जो न्यायपालिका होगी, वो स्वतंत्र है अपना कार्य करने के लिए। न्यायपालिका के ऊपर कोई दबाव नहीं डाला जा सकता। बात समझ आई? चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो। ठीक है, और जो भी संसद जो कानून बनाएगा, अगर वो कानून ठीक है तो और उसको लागू करवाएगा, फिर उसको सरकार लागू करवाएगी। ठीक है, अगली बात क्या लिखा हुआ है? नागरिकों के मौलिक अधिकार। नागरिकों के मौलिक अधिकार, जो नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं, जो मूल अधिकार हैं, इस वाले पॉइंट में ये मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिए। हमें पता है ना कि भारत के जो संविधान है उसमें बहुत सारे प्रावधान हमने अलग अलग देशों से लिए हुए हैं। तो जो ये मूल अधिकार हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं? वो मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं, यूएसए से लिए हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो? मूल अधिकार पहले 7 थे, फिर हमने एक अधिकार को हटा दिया जो कि संपत्ति का अधिकार था। उसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके हमने एक कानूनी अधिकार बना दिया उसको। ठीक है, अब ये मौलिक अधिकार नागरिकों के अधिकार है। जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूं, या हम जो भी बोल पाते हैं, अपने विचार अभिव्यक्त कर पाते हैं, हम देश में कहीं भी घूम फिर सकते हैं, हम देश में कहीं भी जाकर के बस सकते हैं, हम कुछ सभा बना सकते हैं। ठीक है, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, हम किसी के धर्म को गलत नहीं ठहरा सकते, सभी को धार्मिक, हम किसी का शोषण नहीं कर सकते। तो ये जो है, ये हमें अधिकार संविधान ने दिए हैं। ठीक है, ये सारे अधिकार हमें संविधान ने दिए हैं, और तो ये हमारे मूल अधिकार है। बहुत अच्छी बात इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब अगर मूल अधिकारों का हनन होता है, संसद ने कोई ऐसा कानून बना दिया वो हमारे मूल अधिकारों के खिलाफ है। मान के चलो संसद ने ये कानून बना दिया कि नाइट में 8 बजे के बाद कोई भी मार्केट में नहीं जाएगा। कानून किसने बनाया? संसद ने। क्या ये कानून ठीक है? हम कहेंगे कानून ठीक नहीं है। भाई नाइट में हो सकता है कोई इमरजेंसी है, कोई बीमार हो जाए, कोई वैसी इमरजेंसी आ जाए, ठीक है, कहीं जाना पड़ जाए नाइट में, तो हम जा नहीं सकते क्योंकि संसद ने कानून बनाया हुआ है। लेकिन एक तरफ संसद ने कानून बनाया है जो कि भाई आप नाइट में 8 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते, जबकि संविधान में ये लिखा हुआ है कि आप देश में किसी भी समय कहीं भी घूम सकते हो। ये संविधान में लिखा हुआ है। तो हम क्या कहेंगे कि संविधान में तो जी ये लिखा हुआ है, आप हमारी आजादी पर पाबंदी लगा रहे हो, आप कह रहे हो कि 8 बजे के बाद कहीं जाना नहीं। क्या ये ठीक है? हम जाएंगे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में एक आर्टिकल होता है 32। तो अगर ऐसा लगता है कि हमारे मूल अधिकारों को दबाया जा रहा है, हमारे मूल अधिकारों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, तो इस आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट हमारे जो मूल अधिकारों का जो हनन हो रहा है, हनन कौन कर रहा है? संसद या सरकार। तो वो सरकार के खिलाफ रिट जारी कर सकता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो मूल अधिकार हमारे साथ, कितनी खूबसूरती है ये हमारे भारतीय संविधान की कि नागरिकों को भी आजादी दे रखी है, उसको भी कुछ मूल अधिकार दे रखे हैं। ठीक है, अगली बात देखिए, आगे क्या लिखा हुआ? आगे लिखा हुआ है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। यहाँ राज्य ना, ये हरियाणा राजस्थान वाला राज्य नहीं है, यहाँ राज्य का मतलब है देश हमारा। ठीक है, कि जो हमारा देश जब आजाद हुआ तो हमारे देश से एक धर्म के नाम पर एक षड्यंत्र हुआ, और उस षड्यंत्र के तहत एक अलग देश बन गया, एक अलग टुकड़ा बन गया, भारत देश के टुकड़े हो गए। ठीक है, तो पाकिस्तान बना, और पाकिस्तान ने स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि भाई हम धर्म के आधार पर अलग हुए हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो अलग से एक देश बना रहे हैं। और तो उसके जो संविधान है पाकिस्तान का, उसमें लिखा हुआ है कि जो पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, उन्होंने इस्लाम धर्म को तवज्जो दे रखा है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बहुसंख्यक समाज हिंदुओं का है, उसके साथ मुस्लिम भी यहाँ निवास करते हैं, ईसाई भी यहाँ रहते हैं। ठीक है, जो
उसके अलावा जो पारसी धर्म है उसके लोग भी यहाँ, बहुत जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बहुत सारे धर्म के यहाँ लोग रहते हैं। लेकिन हम फिर भी ये नहीं कह सकते कि भाई ये हिंदू राष्ट्र है, ये मुस्लिम राष्ट्र है, ये बौद्ध राष्ट्र नहीं। धर्म के मामले में हमारा संविधान निरपेक्ष है, वो किसी को तवज्जो नहीं देता। वो तवज्जो देने का मतलब ये नहीं है, वो सभी का आदर कर रहा है। संविधान में कहा है कि सभी धर्मों का आदर करो, लेकिन किसी भी एक धर्म को आप मत मानो, सभी धर्मों का आदर करो, ठीक है। वो संविधान इस पर शब्दों में कहता है कि सभी धर्मों का आदर होना चाहिए, लेकिन संविधान ने किसी भी एक धर्म को नहीं अपनाया है, ठीक है। संविधान के आर्टिकल 25 में एक आजादी दी हुई है कि आप आजाद हो, आप जिस भी धर्म को मानो, जिस धर्म से आप बिलोंग करते हो, जिस भी, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, ईसाई हो, आप उस धर्म को पालन कर सकते हो, उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, उस धर्म के लिए आपको अंतःकरण की स्वतंत्रता है। लेकिन भारत में जो संविधान है, भारतीय संविधान, उसकी खास विशेषता क्या है कि वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। राज्य मतलब देश है, ठीक है। अगली बात क्या है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। इनका जो जिक्र है हमारे संविधान में भाग 4 में इनका जिक्र है, और भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक राज्य की नीति निर्देशक तत्व। आप फिर दोबारा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ये राज्य है, ये देश ही है। एक्चुअली में हमने देश को ही राज्य कहा है संविधान में। राज्य की नीति निर्देशक तत्व क्या है? इसका मतलब है कि देश अर्थात राज्य जब भी कोई नीति बनाएगा, कोई कानून बनाएगा, कोई नई पॉलिसी लेकर के आएगा, ठीक है, तो जो जो इन आर्टिकल्स में जो जो बातें लिखी हुई हैं वो इनकी पालना करेगा, ठीक है। वो इनको मान करके, इनको मानेगा, इनका अनुसरण करेगा, इनको फॉलो करते हुए नई नीति बनाएगा, ठीक है। जैसे कि भाई मूल अधिकार, हम लोगों को मूल अधिकार है, हमारा ये मूल अधिकार है, आप उसका हनन नहीं कर सकते। तो ये वो सारी चीजें हैं इसमें, जिसमें राज्य जब भी कोई नया कानून बनाएगा, राज्य जब भी कोई नया स्टेप लेगा, तो इन सारे तत्वों का निर्देशन में काम करेगा, ठीक है। मैं ज्यादा डीपली इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी सी बात और बताता हूँ। जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में इनका जिक्र है। दूसरी बात, इसको कहां से लिया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कौन से देश के संविधान से हमने लिया है? तो इसको हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। आयरलैंड से हमने क्या लिए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मूल अधिकार कहां से लिए थे हमने? अमेरिका से लिए थे। संसदीय शासन व्यवस्था हमने कहां से ली थी? ग्रेट ब्रिटेन से ली थी, ठीक है। ये बात समझ में। अगली बात लिखी हुई है त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार, ये बड़ा अच्छा समझने वाला पॉइंट है। देखिए, त्रिस्तरीय सरकार का मतलब है एक केंद्र में सरकार होगी, ठीक है, 3 लेवल होंगी गवर्नेंस की। एक राज्यों में सरकार होगी, एक स्थानीय सरकार होगी, ठीक है, ठीक है। नगर पालिका, नगर परिषद, ये देखा है आपने, गांव के अंदर ग्राम पंचायत, ठीक है। शहर में और गांव में। देखो, जो केंद्र में सरकार बनेगी, हम जानते हैं उसका मुखिया राष्ट्रपति होगा, नाम मात्र का मुखिया होगा हालांकि। वैसे कौन होगा? प्रधानमंत्री। राज्य के अंदर क्या होगा बेटा? राज्यपाल, लेकिन एक्चुअल में कौन होगा? सीएम। शहर में जिला पार्षद वगैरह जो बनते हैं, ठीक है, इलेक्शन होते हैं। गांव के अंदर सरपंच। तो एक लेवल ये हो गया, दूसरा स्तर ये हो गया, तीसरा स्तर ये हो गया त्रिस्तरीय सरकार। तो संविधान में लिखी हुई है सारी चीजें, त्रिस्तरीय सरकार होगी, ठीक है। सरकार कैसे होगी? त्रिस्तरीय। तो संविधान में लिखी हुई है सारी चीजें। आगे देखिए, इसमें इतनी बात आपको समझ आई, मैं इसको मिटा दूंगा। इतनी बात क्लियर हुई आपको? त्रिस्तरीय सरकार समझ में आई कि एक केंद्र में सरकार होगी,
एक राज्य के अंदर सरकार होगी, एक स्थानीय सरकार होगी, जो स्थानीय लेवल, लोकल लेवल पर होगी, जो लोकल बॉडीज वगैरह में। क्लियर है बात? एक बात और बचती है कि जो भारत का संविधान है वो विभिन्न स्रोतों से लिया हुआ है, ठीक है, विभिन्न स्रोतों से लिया हुआ। इसका क्या मतलब कि भारत का जो संविधान बना है वो लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन हुआ था। 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। जहां से हमें चीज अच्छी लगी हमने उस चीज को हमने अपने संविधान में ले लिया। जो चीज हमें गलत लगी कि हमारे देश में ये चीज फिट नहीं बैठ सकती, उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, नहीं लिया उसको। कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, देखो जैसे मूल अधिकार, ठीक है, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संसदीय शासन व्यवस्था, ठीक है, संसदीय शासन व्यवस्था, ये अलग अलग। दूसरी चीज संविधान संशोधन प्रक्रिया, बताया था मैंने आपको आर्टिकल 368। तो ये चीजें कहां कहां से ली हैं? हमने कहा विभिन्न स्रोतों से लिया हुआ है, बहुत सारे सोर्स हैं जहां से हमने संविधान के कुछ कुछ हिस्से हमने लिए हुए हैं। मूल अधिकार कहां से लिए हैं? यूएस से, अमेरिका के संविधान से लिए। मूल कर्तव्य कहां से लिए हैं? रूस से, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तो कहां से लिए हैं? आयरलैंड से, बताया मैंने अभी। संसदीय शासन व्यवस्था कहां से लिए हैं? ब्रिटेन से, इंग्लैंड से, ठीक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली? दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से लिए। अलग अलग सोर्स हैं, अलग अलग स्रोत हैं जहां से हमने अपने संविधान को जो जो चीजें हमें अच्छी लगी हम उनको अडॉप्ट करते हुए चले गए। जो चीजें हमें लगी कि ये हमारे देश की शासन व्यवस्था के हिसाब से, हमारे देश की सिचुएशन के हिसाब से ये फिट नहीं है, तो उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, हटा दिया उसको हमने। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, ये बात आपको समझ आई होगी। चलिए उसके बाद चलते हैं आगे। एक बड़ी खास बात है हमारे संविधान में, एक बड़ी खास बात लिखी हुई है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसको मिटा दूं मैं। एक विशेषता और भी है, इंपॉर्टेंट है। सार्वभौमिक, सभी को, वयस्क, जो वयस्क है जिसकी 18 वर्ष आयु पूर्ण हो चुकी है, उसको किसका अधिकार है? उसको अधिकार है मतदान का, वोट डालने का, ठीक है। ये भी हमारे संविधान की बड़ी खूबसूरत सी व्यवस्था है, ठीक है। ये भी हमारे संविधान बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सभी को वोट डालने का अधिकार है। वो जिस सरकार को चाहे, जिस पार्टी को चाहे उसको वोट दे सकते हैं, जो उम्मीदवार उन्हें अच्छा लगता है उसको वोट दे सकते हैं। क्लियर हुई बात? ठीक है, चलिए एक बात और, एक बात और जो कि काफी महत्वपूर्ण है, वो है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप।
एकल नागरिकता का मतलब हम कहाँ के नागरिक हैं? हम कहते हैं हम भारत देश के नागरिक हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि मैं हरियाणा का नागरिक हूँ, मैं राजस्थान का नागरिक हूँ, हम यूपी के नागरिक हैं, हम एमपी के नागरिक हैं। नागरिकता जो दे रहा है वो हमारा भारत देश दे रहा है, ना कि कोई राज्य। ठीक है, तो नागरिकता यहाँ एकल नागरिकता है। आप कहोगे कि कोई ऐसा देश भी है जहां दोहरी नागरिकता है? बिल्कुल है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान भी है। दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता कहां है? अमेरिका के अंदर। यूएसए में जो अपना देश है, देश की नागरिकता अलग होगी और राज्य की नागरिकता अलग होगी, वहां डबल सिटीजनशिप है। जबकि हमारे यहां क्या है? एकल नागरिकता। ठीक है, कि हम भारत राज्य के नागरिक हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हम यूपी के नागरिक हैं, हम हरियाणा के नागरिक। नागरिकता जो हमें मिली है वो हमारे देश की मिली है, केवल सिंगल। ठीक है, भारत देश की भूमि के अंदर हमने जहां भी कहीं जन्म लिया, चाहे आसाम हो, चाहे बिल्कुल आप उत्तर में चले जाओ जम्मू कश्मीर हो, चाहे बिल्कुल दक्षिण में चले जाओ तमिलनाडु हो, बिल्कुल आप पश्चिम में चले जाओ राजस्थान के जैसलमेर में चले जाओ, आप कहीं भी आपका जहां जन्म हुआ है, वहां जन्म होने के बाद में आप, अगर आप भारत, आपके माता पिता भी भारत के नागरिक हैं, जैसे ही आपका जन्म यहाँ होता है तो आपको ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता मिल जाती है। ठीक है, और इस नागरिकता का जो वर्णन है भाग 2 में, संविधान का भाग 2 है, संविधान के भाग 2 में नागरिकता का जिक्र किया हुआ है। इसमें भी आर्टिकल बताता हूं, आर्टिकल 5 से लेकर के 12 तक, इन आर्टिकल्स में नागरिकता का वर्णन किया हुआ है। नागरिकता का इनमें वर्णन किया हुआ है कि नागरिकता किस किस प्रकार से होनी चाहिए। तो नागरिकता क्या है? एकल है, सिंगल सिटीजनशिप आपको मिली हुई है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान कहाँ है? अमेरिका के अंदर। वहां आपको संघ की अर्थात देश की नागरिकता भी लेनी पड़ती है, साथ साथ आपको जिस राज्य से आप बिलोंग कर रहे हो, चाहे वो टेक्सास हो, चाहे वो कोई भी अन्य राज्य हो अमेरिका का, वहां की भी आपको नागरिकता लेनी पड़ेगी। तो वहां दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, अपने यहाँ क्या है? इकहरी नागरिकता, एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, कितनी बात समझ में? इसके बाद में एक लास्ट पॉइंट बचता है भारतीय संविधान की विशेषता के अंतर्गत, और वो जो विशेषता है वो है आपातकालीन व्यवस्था। ठीक है, क्या है? आपातकाल की व्यवस्था। कि भारत के संविधान में कुछ ऐसी व्यवस्था भी है जहां आपातकाल लगाया जा सकता है, और एक्चुअल में जो ये आपातकाल की जो शक्ति है, ये जो पावर है, वो किसके पास होती है? वो होती है भारत के जो सर्वोच्च पद होता है, किसका? राष्ट्रपति का। तो जो आपातकाल लगाने की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। संविधान में कहाँ जिक्र है? संविधान में 3 जगह लिखा हुआ है। एक आपका अनुच्छेद आता है 352, एक अनुच्छेद आता है आपका 356, और एक अनुच्छेद आपका आता है 360। ये 3 आर्टिकल हैं, ये 3 अनुच्छेद हैं जिसमें स्पष्ट है आपातकाल के बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आपातकाल का मतलब है जो नॉर्मली जो रूटीन में जो सरकार चल रही, जो सारे काम हो रहे हैं, आपातकाल में वो सारे काम अलग तरीके से होंगे। हमें घूमने फिरने की आजादी नहीं होगी। ठीक है, हमारे हो सकता है हमारे कुछ अधिकार जो है उनको छीन लिए जाए उस समय तक के लिए। बात समझ में आई? आपातकाल एक विशेष परिस्थिति। आर्टिकल 352 में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र है। राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र है। इसकी 3 कंडीशन होती है, या तो हमारे देश के ऊपर कोई दूसरा देश अटैक कर दे, एक कंडीशन। दूसरी, हम किसी के ऊपर अटैक कर दे। ठीक है। तीसरी, आंतरिक अशांति या सशस्त्र विद्रोह, कि हमारे देश के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह हो जाए, देश के अंदर ही हालात बिगड़ जाए। तो 3 कंडीशन में, ये जो 3 कंडीशन है, इनमें से कोई एक भी हो
जरूरी कि वो व्यवहारिक रूप से हो, अगर ऐसे हालात भी बने तो भी राष्ट्रपति चाहे तो आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। दूसरी बात, इस आपातकाल के दौरान आपके मूल अधिकारों का भी निलंबन किया जा सकता है। मैं ज्यादा डिटेल में चर्चा यहाँ नहीं करूंगा, क्योंकि जब राष्ट्रीय आपातकाल का टॉपिक आएगा, राष्ट्रपति हम पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे। अभी बेसिक्स आपको जानना है। अगली बात देखिए 356 है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना। ठीक है, मान के चलो हरियाणा राज्य है, हरियाणा राज्य में जगह जगह पे दंगे होने लग जाएं, हालात बिगड़ जाए, पुलिस के कंट्रोल से मामला बाहर चला जाए, हालात ऐसे हो जाएंगे जो वर्तमान जो सरकार है वो सरकार हाथ खड़े कर दे कि भी हमारे बस की नहीं है। उस कंडीशन में राष्ट्रपति क्या करेगा? उस कंडीशन में राष्ट्रपति तो अपने हाथ में कमान ले लेगा राज्य की। हरियाणा की सारी कमान कहां चली जाएगी? राष्ट्रपति। अब शासन कौन कर रहा है? राज्य की सरकार नहीं कर रही शासन, शासन कौन करेगा? शासन अब करेगा राष्ट्रपति। इसलिए राज्यों में राष्ट्रपति शासन। कब? जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। ये बात भी याद रखनी है, राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। जो संविधान में जो चीजें लिखी हुई हैं, अगर राज्य में उसके अकॉर्डिंग शासन नहीं हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग व्यवस्था नहीं है, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। कौन सिफारिश करेगा? संसद इसकी सिफारिश करेगी। जो केंद्र सरकार है वो इसकी सिफारिश करती है। अगला है अनुच्छेद 360। इसमें लिखा हुआ है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल का मतलब आप यूं समझो सामान्य से भाषा में कि देश के अंदर वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाए, देश गरीबी से भी बदतर गरीबी स्थिति में चली जाए, सरकार ये बोलते है कि हमारे बस की बात नहीं है, ठीक है, उस कंडीशन में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, ठीक है, उनकी सैलरी कट सकती है, उनकी सैलरी को कम किया जा सकता है, सैलरी को उनको बिना सैलरी के भी काम करवा सकते हैं। डिपेंड करता है क्या कंडीशन होगी। ठीक है, तो ये सारी जो विशेषताएं थी हमारे भारत के संविधान की विशेषताएं थी, ठीक है, जो आपने अभी तक ये पढ़ा है। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे हम फिर उसकी बाद पहले टॉपिक पर चर्चा करेंगे।